Hello everyone, good morning. My name is Asim Haldar and I welcome you all to my channel Molecular Magic. So आज के इन वाले जो वीडियो रहेंगे यहाँ से मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं देखूंगा जो एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक है बाय एम एस चौहान सर। इनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास मैं उसको करता हुआ चलूंगा। एंड जो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट है हमारे पास उसको भी मैं रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो ये जो सीरीज रहेगा इसमें मेनली हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे एंड उसके साथ हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जो वीडियो है इनमें मैं देखूंगा जो जोशी विच इज जो चैप्टर नंबर 1 ऑफ दिस बुक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसका लेवल 1 का क्वेश्चन 1 to 10 आज हम सॉल्व करेंगे। और अगले जितने भी वीडियो आएंगे उसमें मैं ट्राई करूंगा कि 10 to 15 क्वेश्चंस एंड उसके रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो मैं रिवाइज करता हुआ चलूँ। ठीक है। चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। ओके। तो पहले हमें क्या करना है कि 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या है उसको देखना है। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो ऐसा हाइड्रोजन जो कि 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड हो। तो मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और इनमें मैं CH3 डालता हूँ। ठीक है। तो ये कौन सा, ये है ना प्रोपेन, मेरी प्रोपेन है। तो देखो मैं इस वाले कार्बन की अगर बात करूँ, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखो ये कार्बन से और ये कार्बन से। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो कार्बन है डायरेक्टली कनेक्टेड 2 कार्बन से है। तो इनको मैं बोल सकता हूँ ये 2 डिग्री कार्बन है। और इससे कनेक्टेड जो भी हाइड्रोजन है हमारे पास, ये दो हाइड्रोजन, इसको मैं बोल सकता हूँ कि 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो सिमिलरली, अच्छा डिग्री कैसे डिसाइड करें हम कि डिग्री हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि एक कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। मान लो हमारे पास एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच्ड है। तो उन वाले केस में हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन। और ये डिग्री सेल्सियस नहीं है, 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है। ये कार्बन है। और मान लो इसके साथ, जैसे मैं इस वाले एग्जांपल में बताया कि 2 कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो उनको हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। एंड अगर एक कनेक्टेड हो तो उसको हम बोलेंगे, एक ही कनेक्टेड है तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन में वापस आते हैं तो पहले क्या करते हैं, हम नंबरिंग कर लेते हैं ना। तो मैं अगर नंबरिंग की बात करूँ तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब देखो इसको एक बार नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया। ये C1 की मैं बात करूँ, देखो ये जो C1 कार्बन है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है C2 एंड C10 से। तो मैं बोल सकता हूँ जो C1 है वो एक 2 डिग्री कार्बन है। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। तो इससे कनेक्टेड कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये 2 डिग्री कार्बन तो है लेकिन इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं कनेक्टेड है। तो हम इसको बोलेंगे कि इनमें कोई 2 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है। अब C2 की मैं बात करूँ, इसको एक बार नंबरिंग भी कर लेता हूँ, है ना। तो ये हो गया इसका नंबरिंग। अब C2 की मैं बात करूँ, ये देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है C1 एंड C3 से। तो हमने अभी अभी देखा था 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है 2 कार्बन से। तो C2 ए 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन है और इसके साथ एक हाइड्रोजन भी कनेक्टेड है। तो ये हो गया। तो मैं यहाँ से मान लेता हूँ ये एक हाइड्रोजन हमें मिला 2 डिग्री, तो इसको नाम देते हैं H1। अब C3 की मैं बात करूँ, देखो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है C2 से, C4 से एंड C8 से। अब ये तो हो गया 3 कार्बन से कनेक्टेड, मतलब ये 3 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री नहीं है तो इसको हटाओ, 3 को हटा दो। और सिमिलरली मैं 8 की बात करूँ, देखो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये इससे 3 से 7 से एंड 9 से, ये भी हो गया 3 डिग्री। तो इसको भी हटा देते। तो ये हमारे पास नहीं है, ये 3 डिग्री है तो हमें 2 डिग्री चाहिए। अब 4 की मैं बात करूँ, देखो 4 किससे किससे कनेक्टेड है। 4 की मैं अगर बात करूँ, ये 4 डायरेक्टली कनेक्टेड है 3 से एंड 5 से। तो 4 हो गया 2 डिग्री कार्बन, तो ये हाइड्रोजन होगा हमारा 2 डिग्री हाइड्रोजन। राइट। ये हो गया 2 डिग्री हाइड्रोजन। ये एक हमारे पास 2 डिग्री हाइड्रोजन मिला। सिमिलरली मैं 5 की बात करूँ, ये भी 4 और 6 से जुड़ा हुआ है तो ये है 2 डिग्री कार्बन, तो इससे कनेक्टेड होगा हाइड्रोजन जो, ये हो गया 2 डिग्री। सिमिलरली इसमें एक मिलेगा हमें, C7 में भी हमें एक देखने को मिलेंगे,
8 तो हमने पहले बताया, एक 3 डिग्री कार्बन है। अब 9 की मैं बात करूँ तो ये हो गया एक, एंड यहाँ भी हमें एक देखने को मिलेंगे। तो टोटल हमें कितना मिला, 7 ना। तो 7 को टिक करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा सी विच इज 7। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें क्या पूछा है, आइडेंटिफाई व्हिच फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। अब देखो क्या बोला है, नॉट प्रेजेंट, तो हमें ध्यान रखना है कौन सा प्रेजेंट नहीं है। अब फर्स्ट ऑप्शन देखो, कीटोन है। कीटोन क्या है, ऐसा ग्रुप है ना। तो इनमें क्या हो सकता है, ये आर एंड जो आर डैश है, इनको मैं बोल सकता हूँ एक एल्काइल है, तब जाके ये ग्रुप बनेगा कीटोन, राइट। तो इनमें देखो, मैं इसकी अगर बात करूँ, ये इस तरफ एक एल्काइल ग्रुप है, इस तरफ एक एल्काइल ग्रुप है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कीटोन। तो कीटोन तो प्रेजेंट है, तो आंसर नहीं हो सकता। अब आता है एस्टर पे। एस्टर देखो कैसे क्या होता है, आर ओ आर। तो इनमें भी जो आर एन आर डैश होता है वो अल्काइल होता है। तो ये हमारे पास है, ये एक अल्काइल ग्रुप और इस तरफ एक अल्काइल ग्रुप। तो मैं इसको भी बोल सकता हूँ, ये हो गया एस्टर ग्रुप हमारे पास। तो ये भी प्रेजेंट है, मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता। अब सी की मैं बात करूँ तो देखो ये एमाइड है। एमाइड क्या होता है, एमाइड होता है ऐसा, ठीक है। अब इनमें क्या हो सकता है कि जो आर डैश और ये एक एल्काइल भी हो सकता है एंड एक हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो इनको हम बोलेंगे एमाइड। तो ये देखो, एक है हाइड्रो, एक इस तरफ है एल्काइल और इस तरफ है एक एल्काइल एक हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारा एमाइड ग्रुप। तो ये एमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब डी में देखो इथार बचा है और ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। अब इथार क्या होता है, इथार होता है आर ओ आर डैश, जहाँ आर एंड ये होगा एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया इथार, तो ऑप्शन डी हो गया हमारा सही आंसर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें क्या पूछा है, the correct energy profile for amine inversion and the hybridization of nitrogen in transition state। अब amine inversion क्या होता है उसको अब देख लेते हैं। amine inversion होता है, मान लो हमारे पास एक नाइट्रोजन है जिससे कनेक्टेड जो भी हमें दिया है उसको मैं ड्रॉ करता हूँ एक बार। ये मैं अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ, एक देखो, एक एक दो तीन, 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, प्लस एक लोकलाइज लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ये 4 हो गए, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ठीक है, तो ये इस वाले सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला हमें, sp3। ठीक है। अब हमने जीओसी पढ़ने के टाइम देखा है कि जो एनर्जी की मैं बात करूँ तो sp3 अगर हमारे पास यहाँ है और ये अगर हमारे पास मान लो sp3 है, तो p ऑर्बिटल की एनर्जी कहीं ही होंगे। तो मान लो ये नाइट्रोजन के केस में देखो, ये लोन पेयर है sp2 में sp3 में ना, तो sp3 में इसको डालते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि सेकेंड पीरियड का जो भी एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन हमारे पास होता है ना सेकेंड पीरियड का, तो सेकेंड पीरियड के केस में जो इसका एनर्जी गैप होता है ना, sp3 और p के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, ये जो डेल्टा ई होता है, इसको हम अचीव कर सकते हैं थर्मल एनर्जी से। मतलब जो कि हमें रूम टेम्परेचर में जो एनर्जी देखने को मिलता है उनमें हम अचीव कर सकते हैं। तो अगर अचीव कर सकते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेंगे, ये जो लोन पेयर है ये यहाँ से यहाँ जाता हुआ दिखेंगे, मतलब ये ऐसे देखने को मिलेंगे हमें, पी ऑर्बिटल में लोन पेयर होंगे हमारे पास। तो ऐसे पॉसिबल है। और ये फेनोमेना कैसे होता है, थ्रू क्वांटम टनलिंग। ठीक है, थ्रू क्वांटम टनलिंग, थ्रू क्या होता है, क्वांटम टनलिंग के थ्रू ये होता है, ये टनलिंग के थ्रू होता है। अब देखो, तो ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर हमें कैसे देखने को मिलेंगे, तो नाइट्रोजन के पास फ्री पी ऑर्बिटल में लोन पेयर चला गया, मतलब हमें 3 सिग्मा बॉन्ड ही बचा है हमारे पास। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, या हाइड्रोजन था, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम था। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन की मैं अगर बात करूं, देखो 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, और ये तो पी में चला गया, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। ठीक है, वापस इसे पी ऑर्बिटल में रहना तो नहीं चाहेगा, तो क्या करेंगे, ये एनर्जी लूज करके फिर से sp3 में वापस चला आएगा, है ना, ऐसे चला आएगा। और इसकी स्ट्रक्चर जो पहले था उससे इन्वर्टेड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया एमिन इन्वर्शन। जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये से हमें इस वाले ट्रांजिशन स्टेट के बीच से गुजरता हुआ
बी हमें मिलता है, और ए एंड बी का रिलेशन देखो इन्वर्टेड रिलेशन है, ठीक है। तो मैं एनर्जी की बात करूँ, पहले भी sp3 में था, अभी भी sp3 में है, तो एनर्जी ए एंड बी का जो एनर्जी रहेगा ना, वो इक्वल रहेगा हमारे पास, ठीक है। ये होगा इसका एनर्जी। अब चलो क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। इनमें देखो क्या पूछा था, द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 नहीं होंगे, हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या देखने को मिलेंगे, sp2, तो ये तो गलत हो गया। इनमें भी sp3 है, ये भी गलत हो गया। इनमें sp2 है, लेकिन ए और बी का एनर्जी भी तो हमें इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये एनर्जी ए का सैली हायर है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब डी में देखो, ये ए एंड बी का एनर्जी जो है इक्वल है, एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, तो डी हो गया हमारा सही आंसर, ठीक है। अब चलो तीसरे क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें क्या पूछा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कॉम्बशन ऑफ द एबव कंपाउंड, ठीक है। तो पहले देख लो हीट ऑफ कॉम्बशन होता क्या है। तो मान लो मैं एक हाइड्रोकार्बन लेता हूँ CH3H, एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इसको मैं अगर एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करूंगा, तो हमें देखने को मिलेंगे CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अभी एनर्जी क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट हमें देखने को मिलता है, एंड इस वाले हीट को हम बोलते हैं हीट ऑफ कॉम्बशन, ठीक है, हीट ऑफ कॉम्बशन। और इसकी मैं बैलेंस एक बार कर लूँ तो ये x हो गया, ये y/2, और यहाँ देखने को मिलेंगे x प्लस y/4। ये होता है कॉम्बशन का जनरल फॉर्मूला। अब देखो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हुआ चलूंगा HOC से। अब ये इक्वेशन से हमें पता चल रहा है ना, जो हीट ऑफ कॉम्बशन होगा, जितना ज्यादा हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम दिखने को मिलेंगे, हीट ऑफ कॉम्बशन उतना ज्यादा होंगे। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ कॉम्बशन। और अगर मान लो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन इक्वल हो गया, तो उन वाले केस में हम क्या बोलेंगे, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कार्बन इक्वल हो गया, मतलब आइसोमर होता है ना, तो आइसोमर के केस में हमें ऐसा देखने को मिलेंगे, जहाँ नंबर ऑफ कार्बन इक्वल होंगे, तो उन वाले केस में हम स्टेबिलिटी देखेंगे, ठीक है। जिसका स्टेबिलिटी कम होगा उसका हीट ऑफ कॉम्बशन ज्यादा होगा। चलो क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। क्वेश्चन में देखो पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एटम देखना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 एंड 6। तो मैं अगर इसकी बात करूं, तो इनमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, इनकी मैं बात करूँ 1, 2, 3 एंड 4। देखो तो नंबर ऑफ कार्बन क्या रहा, इसमें है 6, इसमें है 5, इसमें है 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे, मतलब जिसका नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा उसमें हीट ऑफ कॉम्बशन ज्यादा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 का सबसे ज्यादा, फिर 2 का, और फिर 3 का। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए में देखो 1 ज्यादा, फिर 2 और फिर 3, ये तो हो गया सही आंसर। समझ आया, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें क्या पूछा है, which of the following is not resonance structure of other। अब मैं एक स्ट्रक्चर को ले लेता हूँ, देखो क्या पूछा है, नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो मैं अगर इसकी बात करूँ, इसको अगर डिलोकलाइज करवाऊँ, ऐसे नेगेटिव चार्ज यहाँ चला, ऐसे आया, तो इसकी मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, तो ये ऐसे बनेंगे, डबल बॉन्ड जैसे रख दो, यहाँ बना डबल बॉन्ड, और यहाँ बना नेगेटिव। ये किससे रिजेंबल कर रहा है, सी से, तो सी आंसर नहीं हो सकता। फर्दर इसको रेजोनेंस करवाओ, देखो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो ये मिल, इसको मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ, ये डबल वन बना, यहाँ बना नेगेटिव, तो ये किससे मिल रहा है, ऑप्शन बी से, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ये तो हमने लेकर ही चला था, तो ये भी नहीं हो सकता, और डी होता है इसका आंसर। अब मैं डी की रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो ये ऐसे चलेगा, यहाँ बनेगा नेगेटिव चार्ज। तो इसकी स्ट्रक्चर देख लो, ये हो गया इसका डबल वन, यहाँ बना, और ये देखो ये किसी से रिजेंबल नहीं कर रहा ना, तो ये हो गया हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें क्या पूछा है, रैंक द हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, तो देखो मान लो HA है हमारे पास एक एसिड, ये ऐसे डिसोसिएट करेंगे, तो हमें देखने को मिलेंगे H प्लस एंड A नेगेटिव। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होंगे,
इसका स्टेबिलिटी की मैं बात करूँ, स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होंगे तो इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट होंगे, मतलब इसका ये अगर स्टेबल हो गया तो इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट होंगे, मतलब एसिडिटी उसका ज़्यादा होंगे, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड। तो ये कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा हो गया तो एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो पहले हमें क्या करना है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है उसको बना लेना है। देखो, मैं अगर इसको निकाला, एच ए को निकाल दिया यहाँ से, तो ये नेगेटिव बनेगा यहाँ। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये बना नेगेटिव। अब एच बी को निकालो यहाँ से, पॉजिटिव हो गया। फिर ये हो गया यहाँ हो गया नेगेटिव। सी को निकालो यहाँ का, देखो यहाँ नेगेटिव बन रहा है ना, तो सी को यहाँ से निकाल लो, माइनस एच सी प्लस। तो ये कुछ ऐसे बने होंगे, राइट। ये हमारा कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो इसकी स्टेबिलिटी देखना है हमें। इनमें देखो सिर्फ माइनस आई सिर्फ माइनस आई है इसमें। तो इनमें देखो ये एक तरफ ऐसे रेजोनेंस कर सकता है, तो इनमें क्या है, एक माइनस एम इफेक्ट। और इनमें देखो पॉसिबल है ना, दोनों तरफ रेजोनेंस हो सकता है ऐसे। तो इनमें क्या देखने को मिलेगा हमें, 2 × -m। तो स्टेबिलिटी की मैं बात करूँ, सबसे ज्यादा ये स्टेबल हो गया, फिर ये स्टेबल हो गया। तो स्टेबिलिटी वाइज एच बी, एच सी सबसे ज्यादा, फिर आया एच बी और फिर आया ए। तो एसिडिटी ऑर्डर का, एक सेकेंड, एसिडिटी का ऑर्डर भी सेम रहेगा ना। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही रहेगा, देखो ए में ए का सबसे ज्यादा गलत, बी में देखो बी का सबसे ज्यादा गलत, सी में भी बी का सबसे ज्यादा गलत, और डी देखो, डी में देखो सी बी एंड ए। तो ये हो गया सही आंसर डी। तो डी हो गया हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें क्या पूछा है, देखो इनमें हमें पूछा है कि करेक्ट रिलेशन बिटवीन बॉन्ड लेंथ ऑफ ए एंड बी। अब देखो इन बारे में स्ट्रक्चर की अगर बात करूं, तो ये एक बार ड्रॉ करता हूँ। तो देखो ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये क्या कर सकते हैं, ऐसे रेजोनेंस कर सकते हैं, है ना। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर में अगर बनाऊं, तो ये यहाँ डबल बॉन्ड बना, ऑक्सीजन से लोन पेयर गया था, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाऊं, तो हमें क्या देखने को मिलेंगे, ऐसे देखने को मिलेंगे। यहाँ स्लाइटली पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। यहाँ बनेगा हमारा डेल नेगेटिव, यहाँ बनेगा हमारा डेल पॉजिटिव, राइट। अब देख लो, ये कंपैरिजन हमें किसके बीच में करना है, इसके और इसके बीच में। और हमें पता है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा होता है, फिर आता है डबल बॉन्ड, एंड उसके बाद आता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। तो इनमें देखो ये में हमारे पास है ना, ये में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ए में। और बी की मैं बात करूं, तो बी तो हमारा है प्योर सिंगल बॉन्ड, प्योर सिंगल बॉन्ड। तो लेंथ की मैं अगर बात करूं, सॉरी, लेंथ की मैं अगर बात करूं, तो बी हमारा ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू ए। तो ऑप्शन देख लो, इसमें तो इक्वल है, गलत हो गया। इनमें देखो बी का ज्यादा है, तो ये हो गया सही, ये तो गलत हो गया। और इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट, तो हम प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं, तो ये भी हो गया गलत, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें क्या पूछा है, द नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड। तो पहले हमें क्या करना है कि sp2 कहाँ है, उसको हमें ढूंढ लेना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। पहले मैं इसकी, ये वाला कार्बन की बात करूं, तो एक बार नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब चलो, मैं अगर C1 की बात करूं, देखो इनमें यहाँ एक हाइड्रोजन है ना। तो हमें क्या करना है, जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के टाइम हमें क्या देखना होता है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर विच इज लोकलाइज्ड, है ना। तो देख लो, इनमें देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक, ये हो गया सी सी के बीच, सी सी के बीच और सी एच के बीच। तो टोटल हुआ तीन। तीन, अगर इसका वैल्यू 4 आए तो हमें क्या देखने को मिलता है, sp3। इसका वैल्यू अगर 3 आए तो हमें क्या देखने को मिलता है, sp2।
2 आए तो हमें SP देखने को मिलता है। इनमें 3 आ रहा है ना, तो C1 की मैं बात करूँ, ये हो गया हमारा SP2। तो यहाँ करता हूँ SP2। ठीक है, अब C2 की बात करूँ, सिमिलरली मैं देखो 3 ही हमारे सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो ये भी हो गया SP2। सिमिलरली इसकी मैं बात करूँ, ये भी हो गया हमारा SP2। 4 की मैं बात करूँ, ये भी हो गया हमारा SP2। अब 6 की बात करूँ, देखो ये भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो ये हो गया हमारा SP2। एंड सिमिलरली ये भी हो गया हमारा SP2। अब 8 और 5 की बात करूँ, इनमें देखो एक हाइड्रोजन है यहाँ, तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 1 2 3 एंड 4। तो ये 5 और 8 तो हमारे पास हो गया SP3। तो इसको मैं बोलूँ कि SP3 है। सिमिलरली ये भी हो गया हमारा SP3। तो इसमें क्या पूछा है, देखो क्या पूछा है इसमें, SP2 एंड SP2 के बीच कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो ये हो गया SP2 के बीच 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। बाकी तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो गया, सी, विच इज 4। तो ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया हमारा सही आंसर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या पूछा है इसमें, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन मॉलिक्यूल। अब लोन पेयर हम कैसे निकाले, देखो ऑक्सीजन है सेकेंड पीरियड की, मतलब ये ऑक्टेट फिल करना चाहेगा, राइट। तो ऑक्टेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। देखो बॉन्ड की मैं बात करूँ, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 2 है, और मतलब ऑक्सीजन के पास और 4 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया। तो ऑक्सीजन के पास हमें कितने लोन पेयर देखने को मिले, 2 LP, 2 लोन पेयर देखने को मिला। अब नाइट्रोजन की मैं बात करूँ, तो इनमें देखो ये हो गया 1 2 एंड 3। ठीक है, तो 6 हो गया, और नाइट्रोजन के पास बचा कितना, 2। तो ये हो गया 1 देखने को मिला। अब कार्बन देखो, मैं इस बार कार्बन की बात करूँ, ये हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये 1 2 3 एंड 4। तो कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, और हाइड्रोजन में तो होता ही है 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में बस 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब ये डबलेट देखने को मिलेंगे हमें। तो ये देखो, एक सेकेंड, ऑक्सीजन का, तो हमें टोटल कितना है यहाँ, टोटल देखो 2 + 1, टोटल 3 नंबर ऑफ लोन पेयर देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन बी हो गया सही आंसर, राइट। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें क्या पूछा है, द रिंग इज हाईली स्ट्रेन्ड, राइट। अब स्ट्रेन्ड हमें कैसे पता चले, मैं अगर रिंग की स्ट्रेन की बात करूं, स्ट्रेन स्ट्रेन रिंग स्ट्रेन की मैं अगर बात करूं, ये बेसिकली होता है एंगल स्ट्रेन, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेविएशन ऑफ एंगल फ्रॉम आइडियल एंगल। अब देखो आइडियल एंगल का क्या मतलब हो गया, मान लो हमारे पास अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो हमें कौन सा एंगल देखने को मिलेंगे, 109.5 डिग्री, ये हमें एंगल देखने को मिलेंगे। और अगर मान लो हमारे पास sp2 है, तो एंगल कितने देखने को मिलेंगे, 120। और sp है, तो हमें क्या देखने को मिलेंगे, 180। अब ये हो गया आइडियल एंगल, इससे जितना ज़्यादा डेविएशन होंगे उतना रिंग स्ट्रेन ज़्यादा होंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लो, हमें एक एग्जांपल लेता हूँ, एक मान लो ले लिया हमने 3 मेंबर रिंग, एक 4 मेंबर रिंग, एक 5 मेंबर रिंग लेते हैं, और एक 6 मेंबर रिंग लेते हैं। अब 6 मेंबर रिंग तो मैं बाद में समझाता हूँ, इसको देखो पहले। इस वाले सेंटर की मैं बात करूँ, ये होता है sp3, सारे में sp3 है। तो देखो ये जो एंगल होता है, ये होता है 60 डिग्री। ये जो एंगल हो गया हमारे पास, ये हो गया 60 डिग्री। इसकी मैं बात करूँ, ये होता है 90 डिग्री। इसकी मैं बात करूँ, तो ये होता है 108। और इसकी मैं बात करूँ, ये होता है 120। अब देखो, तो डेविएशन कितना हो गया इन वाले केस में, मैं डेविएशन की बात कर लेता हूँ। डेविएशन, तो इस वाले केस में डेविएशन कितना हुआ, देखो 49.5 डिग्री। इन वाले केस में डेविएशन कितना हुआ, 5 एंड 9 1, 1 डिग्री डेविएशन हो गया। इस वाले केस में क्या हुआ, 1.5 डिग्री डेविएशन हो गया। और इनमें मैं इसको बात कर नहीं करता हूँ कि क्योंकि ये प्लानर स्ट्रक्चर ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है चेयर फॉर्म में, मैं उसको बाद में समझाता हूँ। अब इसको देखो,
यहाँ से डेविएशन में इस तरफ जा रहा हूँ तो डेविएशन कम हो रहा है, डेविएशन डिक्रीज कर रहा है, मतलब रिंग स्ट्रेन भी डिक्रीज कर रहा होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा डेविएशन होंगे रिंग स्ट्रेन उतनी ज्यादा होंगी। ठीक है। तो स्ट्रेन मैं अगर स्टेबिलिटी की बात करूँ तो 5 मेंबर रिंग में सबसे ज्यादा रिंग स्ट्रेन, 3 मेंबर रिंग में सबसे ज्यादा रिंग स्ट्रेन है, फिर 4 मेंबर रिंग में, और फिर 5 मेंबर रिंग में। तो ये हो गया, बस एक सेकंड उल्टा लिख दिया मैं तो मैं अगर रिंग स्ट्रेन की बात करूँ तो रिंग स्ट्रेन की बात करूँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ सबसे ज्यादा होता है 3 मेंबर रिंग में, फिर आता है 4 मेंबर और फिर आता है 5 मेंबर रिंग। अब मैं जैसे बताया था, जो 6 मेंबर रिंग होता है ना वो ऐसे चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये सेंटर हो गया sp3, तो ये ऐसे एग्जिस्ट करता है और इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। तो ये स्टेबल होता है। ये क्या होता है, ये ऐसे एग्जिस्ट करने की वजह से ये स्टेबल होता है। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा क्योंकि ये क्वेश्चन के पास नहीं है। देखो, तो रिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है 3 मेंबर रिंग में, फिर 4 मेंबर और फिर 5 मेंबर रिंग में। अब चलो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इनमें देखो ऑप्शन ए है 6 मेंबर रिंग, राइट, ये तो ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं हो सकता, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। बी में देखो 5 मेंबर, इनमें डी में भी 5 मेंबर। अब सी में है 4 मेंबर, तो सबसे स्ट्रेन रिंग सी होंगे हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ तक खत्म करते हैं ये वाला वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।